ठीक है, चलो आप शुरू करते हैं। फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 वर्क पावर एंड एनर्जी। देखो कल आपने की कीता सीगा, जो कीता सी उन्होंने बिल्कुल शुरू तो स्टार्ट करांगे इस चैप्टर में। हुण देखो वर्क की डेफिनेशन फिजिक्स दे विच कुछ होर है और आम लाइफ दे विच कुछ होर है। जिवें की है कल मैं तुहानूं दस रहा सी कि अगर तुसीं बैठ के लैक्चर नूं सिर्फ सुन रहे हो ये भी एक वर्क डन ही कहलाएगा। समझ आया? हुण अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं वो भी एक वर्क डन ही कहलाएगा। अगर तुसीं अपना होमवर्क कंप्लीट कर रहे हो वो भी एक वर्क डन ही कहलाएगा। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज दे विच वर्क डन बिल्कुल ही डिफरेंट कंसैप्ट है। फिजिक्स दे विच वर्क डन किस नूं बोलांगे, इहनूं ध्यान नाल सुनो। फिजिक्स दे विच वर्क डन बोलदे हैं अगर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दा प्रोडक्ट किया जाए। तुसीं एक बॉडी के उपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, फोर्स अप्लाई करन तो बाद अगर वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट दिखा रही है तो उन्होंने असीं की बोलते हैं, वर्क डन। इन्ना समझ आया तुहानूं? जिवें बुक टेबल के उपर पई है, अगर इत्थे एक प्लेस्ड पाथ है और एक बुक हैगी है, अगर मैं फोर्स लगा रहा इस डायरेक्शन के अंदर, अगर मैं फोर्स लगा रहा तो ये बुक पॉइंट ए तो डिस्प्लेस होकर अंदर पॉइंट बी तक पहुंच जाएगी। इन्ना को चीज तुहाडे लई क्लीयर? देखो मैं फोर्स अप्लाई की और बुक ने डिस्प्लेसमेंट भी शो करती, तो इस चीज को असीं की बोलते हैं, वर्क डन। इन्ना कंसैप्ट क्लीयर है? मतलब फिजिक्स दे विच वर्क डन एक बार बार टाइम देखना वर्क डन नहीं होता। ठीक है, सिर्फ लेक्चर सुनना वर्क डन नहीं है, कोई गेम खेलना वर्क डन नहीं है मोबाइल के ऊपर। ठीक है, मूवी देखना वर्क डन नहीं है, वो आम लैंग्वेज दे विच वर्क डन कहलाया जा सकता है। लेकिन फिजिक्स दे विच वर्क डन सिर्फ किस चीज़ नूं बोलांगे, जदों आपां एक बॉडी के उपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और वो बॉडी डिस्प्लेसमेंट भी दिखा रही हो, तो उस चीज़ नूं असीं की बोलते हैं, वर्क डन। हुण थोड़ा रीडिंग करो, इधरों दी रीड करो, ये जिहड़ा ब्लू बॉक्स बनया हुआ है ना, और ये रीड करो। देखो work is said to be done only when the force is applied on a body makes the body move, there is a displacement of the body। जदों भी तुसी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हो और वो बॉडी कुछ डिस्प्लेसमेंट करके दिखाए अगर तुहानूं, तो उस चीज़ नूं तुसी की नाम दोगे, वर्क डन। पूरा क्लीयर है? हुण जिहड़ी तुसी इत्थे डायग्राम देख रहे हो, जिहड़ी तुसी ये डायग्राम नूं देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर की हो रहा है? इस डायग्राम के अंदर एक बच्चा कार नूं पुश कर रहे हैं। जदों कार नूं पुश कर रहे हैं तो पुश की हो जाएगी, अ टाइप ऑफ फोर्स। वो फोर्स लगा रहे हैं कार के ऊपर, जिहड़ी वो फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स की मदद के नाल की हो रही है, कार की डिस्प्लेसमेंट हो रही है। समझ आ गया तुहानूं पूरा? यानी कि फोर्स लगान ते अगर बॉडी डिस्प्लेस हो रही है तुहाडे सामने, तो उस कंसैप्ट नूं असीं की बोलांगे, वर्क डन। क्लीयर हो गया? अगले पेज पे आओ। हुण अगले पेज पे जिहड़ी डायग्राम तुहाडे कोल बनी हुई है, इस डायग्राम के अंदर की हो रहा है, एक बच्चा दीवार नूं पुश कर रहा है। हुण दीवार नूं जदों पुश कर रहे हैं तो पुश करन दे टाइम ते की हो रहा है, दीवार के उपर फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर शक्तिमान भी आके अगर ये दीवार नूं पुश करेगा तो की होएगा, दीवार मूव नहीं करेगी। समझ आ गया? मतलब वो टीवी वाला शक्तिमान नहीं, अपना शक्तिमान अगर आएगा दीवार मूव करेगा तो दीवार की डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाली है। तो इस केस वर्क डन नहीं मन्निया जाएगा, क्योंकि फोर्स तो अप्लाई कर रहे हैं मैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो दिख नहीं रही है मैनू किते भी। क्लीयर हो गया तुहानूं पूरी चीज? हुण तुसीं जरा अगला पैराग्राफ रीड करो, फिर मैं तुहानूं अगला एक्सप्लेन करदा कंसैप्ट। नैक्सट टॉपिक ते आओ। नैक्सट टॉपिक अपने कोल की है, मेजरमेंट ऑफ द वर्क डन। अगर तुसी वर्क डन नूं कैलकुलेट करना है, एक बॉडी के उपर तुसी कितना वर्क डन कीता है, बुक कह रही है तुहानूं दो चीज़ां पता होनी चाहिए ने। पॉइंट नंबर 1, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स अप्लाइड। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाइड पता होना चाहिए। तुसी फोर्स कितनी लगा रहे हो, की हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, तुहानूं पता होना चाहिए। देखो वर्क डन दे विच मैं की सिखाया, वर्क डन की है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, फोर्स ते डिस्प्लेसमेंट। अगर तुसी वर्क डन नूं कैलकुलेट करना है तो तुहानूं कम से कम ये पता तो होए भी तुसी कितनी फोर्स लगा रहे हो। पहला पॉइंट क्लीयर है? दूसरा पॉइंट रीड करो।
द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स, इस फोर्स ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ बॉडी कितना डिस्प्लेस कीती है, की आएगा डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड, कितनी डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस हुई है। ये दोनों चीज़ां अगर तुहानू पता लग जान तो तुसी की करोगे, इन्हां दोनों चीज़ां दा की कर दोगे, प्रोडक्ट कर दोगे, इन्हां दोनों दा प्रोडक्ट कर दोगे तो तुहाडे कोल की निकल के आ जाएगा, वर्क डन निकल के आ जाएगा। इन्ना क्लीयर है। अगे पैराग्राफ दे विचों की बोल रहे हैं, देखो शक्तिमान थोड़ा ध्यान नाल सुन। दो फोर्स ने मेरे को, एक F1 ते एक फोर्स है F2, दो अलग अलग तरह दियां फोर्सेस ने F1 एंड F2। F1 जो फोर्स हैगी है F2 फोर्स तो थोड़ी जी ज्यादा है फोर्स है। अगर मैं ज्यादा फोर्स अप्लाई करांगा किसी बॉडी के ऊपर तो डिस्प्लेसमेंट भी जो होएगा वो उसी बॉडी का ज्यादा होएगा। अगर मैं फोर्स ज्यादा अप्लाई करांगा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा ही दिखेगा। मैनू मेरी गल नूं ध्यान नाल सुनो। अगर मेरे कोल फुटबॉल पई है और फुटबॉल नूं मैं अगर स्लो किक करांगा तो थोड़ी जी डिस्प्लेसमेंट ही दिखाएगा। अगर मैं उन्हें जोर दी किक करांगा तो ज्यादा दूर तक जाएगी फुटबॉल। वही कंसेप्ट इधरों ही दसना चाह रहे। अगर फोर्स 1 फोर्स 2 तो ज्यादा हैगी है तो डिस्प्लेसमेंट 1 डिस्प्लेसमेंट 2 तो ज्यादा होएगी। तो इस अकॉर्डिंगली वर्क डन 1 ग्रेटर होएगा वर्क डन 2 तो। ये तीनों कंसेप्ट क्लियर ने। अगर फोर्स ज्यादा अप्लाई करोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा तुहानू अपीयर होंदी हुई दिखेगी। अगर फोर्स ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट भी ज्यादा। अगर ये दोनों चीज़ां ज्यादा ने तो ऑब्वियसली वर्क डन भी ज्यादा होएगा। पूरा क्लियर है। हुण देखो जरा ब्लू बॉक्स दोबारा उन्होंने हाईलाइट किया है, उन्होंने रीड करो। अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन अगर तुसी कैलकुलेट करना है तो किवें कैलकुलेट करोगे? ठीक है, जदों दी क्लास शुरू हुई है उदों दा यही टॉपिक बार बार बोल रहे हैं। अगर तुसी वर्क डन कैलकुलेट करना है तो दो चीज़ां नाल कैलकुलेट किया जा सकता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। समझ आ रहा है राहुल? आगे देखो फिर वो कह रहे हैं अगर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर, अगर किसी पर्टिकुलर केस के अंदर S की वैल्यू अगर 0 हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट अगर किसी पर्टिकुलर केस 0 हो जाता है, जिवें कि आपां हुणी जस्ट डिस्कस किया है। अगर मैं वॉल नूं पुश कर रहा, दीवार नूं अगर मैं पुश करता पिया और दीवार तक डिस्प्लेसमेंट दिखा ही नहीं रही, मैं फोर्स अप्लाई कर रहा लेकिन डिस्प्लेसमेंट की है इस केस 0 है, तो वर्क डन की रहेगा इस केस के अंदर 0 रहेगा। तुसी ये टॉपिक पूरा रीड कर लो एक बार, फिर आप नैक्सट टॉपिक तो शुरू करते हैं वर्क डन दा एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक जरा रीड करो। एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन W इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई S cos थीटा। ये cos थीटा किवें आया हो मैं तुहानू एक्सप्लेन करांगा। जरा पहला थोड़ी जी रीडिंग करो। It is not necessary that force always cause the displacement of the body in its own direction। हमेशा जरूरी नहीं है भी जिस तरफ तुसी फोर्स लगा रहे हो हमेशा बॉडी उसी तरफ जाए। समझ आ रहे हैं? जिस तरफ तुसी फोर्स लगा रहे हो जरूरी नहीं है भी बॉडी उसी तरफ ही जाएगी। पहली लाइन क्लियर? आगे रीड करो। If under some circumstances force displaces the body in a direction other than the direction of the force, then we can determine the amount of work done by the force in either two ways। देखो पहला जो जो उन्हें बोलिया ना उन्होंने चीज नू चंगी तरह एक्सप्लेनेशन करवा लो। देखो वो कह रहे हैं हमेशा जरूरी नहीं है भी जिस तरफ तुसी फोर्स लगा रहे हो बॉडी की डिस्प्लेसमेंट हमेशा उसी डायरेक्शन च होए। कदी कदी की होएगा तुसी जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स लगा रहे हो बॉडी किसी होर ही डायरेक्शन के अंदर जा रही है, फोर्स की डायरेक्शन तो किसी होर डायरेक्शन के अंदर जा रही है। उस पर्टिकुलर केस के अंदर तुसी वर्क डन नू कैलकुलेट करन दा की तरीका अप्लाई करोगे? उस पर्टिकुलर केस के अंदर तुसी अप्लाई करोगे यह चीज W इज इक्वल टू FS cos थीटा। ये वाला एक्सप्रैशन सिर्फ आपां उसी केस के अंदर यूज करांगे जिस केस के अंदर मैनू या तो न्यूमेरिकल ऐसा दिता हुआ है या मेरे को कंडीशन ऐसी दी हुई है
जिस च मैनू पता लग रहा होए भी मैं फोर्स तो इस डायरेक्शन च लगा रहा लेकिन बॉडी कितने हो रही जा रही है। थोड़ा जा एक्सप्लेन करने की कोशिश करना। देखो अगर मेरे को बॉडी अंदर पई हुई है, ठीक है, बॉडी अंदर पई हुई है, मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ होगी। इस केस च किवें फाइंड करांगे? इस एक्सप्रेशन की मदद दे नाल। समझ आ गया? अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा, अगर मेरी डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन च हो रही होंदी, फिर मैनू एक cos थीटा लिखने की नहीं जरूरत हैगी, फिर मैं सिंपल F इंटू एस ही लिखाना। समझ आ गया? दूसरी कंडीशन होर दिखाना मैं तुहानू। ये बॉडी उरे पई है, मैं इहदे ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन च लगाई लेकिन इहदी डिस्प्लेसमेंट एवें हो गई, ऊपर वाल चला गया। देखो डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए सी एवें, लेकिन इहदी डिस्प्लेसमेंट दा डायरेक्शन देखो, फोर्स की डायरेक्शन तो कुछ होर ही जा रही है। मैं दो अलग अलग तरह दी तुहानू एग्जांपल्स शो कीतियां ने। समझ आ रही है तुहानू मेरी स्टोरी? मैं जो बोल रहा मतलब मैं जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, उस तो इलावा किसी भी डायरेक्शन च हो रहा है, तो वर्क डन नू कैलकुलेट करने का तरीका की बन जाएगा तुहाडे कोल? एफ एस कोस थीटा। यानी कि ज्यादा तुसी फोर्स का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। कंपोनेंट की हुंदा है? एंगल। जिथे भी मैं कंपोनेंट वर्ड यूज करांगा उत्थे की बोलना चाहता मैं? एंगल बोलना चाहना। अगर फोर्स का कंपोनेंट नहीं फाइंड हो पा रहा तो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो। किसी चीज का कंपोनेंट फाइंड आउट कर लो और उन्होंने कोस के नाल मल्टीप्लाई कर दो। समझ आया? इस चीज को आप एक्सप्लेन भी करांगे एक डायग्राम के नाल। तुसी देखो जरा डायग्राम नू, तुसी जरा डायग्राम नू देखो 2 मिनट। हुण तुसी जरा ये डायग्राम नू थोड़ा ध्यान नाल देखो। ये जिहड़ा इस तरफ है छोटा, तुसी अपनी बुक नू भी कंसीडर कर सकते हो। बुक दे विच तुहानू फोर्स दा एरो ब्लू कलर नाल दिख रहा होएगा। अच्छा, ये दोनों डेरिवेशंस नू मैं करके तो दिखा रहा, मैं तुहानू कल भी दस्सिया सी, ये डेरिवेशंस कभी भी एग्जाम के अंदर पूछिया नहीं जाणगियां। सिलेबस के अंदर ICSE 10th क्लास सिलेबस मैंशनड होंदा है, डेरिवेशंस नॉट इंक्लूडेड। लेकिन मैं तुहानू बस डेरिवेशंस तुहाडे माइंड नू क्लीयर करने लई सिखा रहा भी ये जिहड़ा फॉर्मूला मैं लिख रहा वो कोई एवें ही नहीं लिखा पिया, डिराइव करके आया है। लेकिन एग्जाम के अंदर ना ही स्कूल के टेस्ट ना ही मेरे टेस्ट मैं कभी भी नहीं पूछांगा मैनू पूरा एक्सप्रैशन डिराइव करके दिखाओ, ना ही पेपर च कभी पूछणगे हो। तुसी सिर्फ इहदा एंड रिजल्ट लर्न करना है। क्लीयर है? चलो देखो, बहुत ध्यान नाल देखो जरा। सुमेर ना बोला और तरुण तू सामने देख। ये जिहड़ा एरो शो हो रहा है, ये एरो शो कर रहा है फोर्स दा एरो है, यानी कि मैं फोर्स इस तरफ लगा रहा हूं। समझ आ गया? देखो वर्क डन का की फॉर्मूला होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। हुण जिन्ना का आपां टॉपिक पिछे पढ़िया क्लास की स्टार्टिंग ते, तुसी वीडियो की स्टार्टिंग ते जिन्ना भी पढ़िया उस अकॉर्डिंगली की होंदा है, जदों असीं फोर्स अप्लाई करते हैं डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन के अंदर हो जाती है। समझ आया? देखो जब मैं फोर्स अप्लाई करांगा तो डिस्प्लेसमेंट नू केड़ी आम शो करेगी? ए बी। थोड़ा जा हुण बुक दे अंदर ध्यान दिओ, जिथों मैं कहांगा उधरों रीडिंग करो। देखो सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F मिल गया तुहानू, कित्थों पढ़ रहे हो? उरों दी। सपोज अ कांस्टेंट फोर्स F act on a body along the AB and displaces the body on an inclined surface A to C। देखो कह रहे हैं मैं फोर्स जेडी अप्लाई कर रहे हैं AB दे अलोंग अप्लाई कर रहे हैं, एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं AB दे अलोंग। अलोंग मतलब इस डायरेक्शन दे अंदर, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई है बॉडी दी वो A to C हुई है, उरे है C। इन्ना को कंसेप्ट क्लियर है? आगे रीडिंग करो। The displacement of a body from the point of application of force is AC। कह रहे हैं फोर्स अप्लाई की सी AB दे अलोंग, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो AC दे अलोंग, जिन्हों आप S सिंबल नाल शो कर रहे हैं। क्लियर हो गया उरे तक? आगे रीडिंग करो। Which is at a angle theta to the direction of the force। कहता जो AC है यानी कि डिस्प्लेसमेंट वाली आर्म,
ਇਹ AB ਆਰਮ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ? ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਦੇ ਰਹੋ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ AC ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ S ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਉਰੇ ਇੱਕ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਉਹ AB ਔਰ AC ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਥੀਟਾ। ਉਰੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਹੁਣ ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ। ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ, ਅ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ CB ਇਜ਼ ਡਰਾਨ। ਹੁਣ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ CB ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਕਿਤਾਬ ਨੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਈ AC ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ CB। ਕਲੀਅਰ? ਅੱਗੇ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। then the component of the displacement in the direction of force is AB। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅਲੋਂਗ ਰਹੇਗਾ? AB ਦੇ ਅਲੋਂਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਇਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਰੀਡ ਕਰੋ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਫੋਰਸ। ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲੀਅਰ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਐਂਗਲ ਹੈ ਫੋਰਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕਲੀਅਰ? ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੇਸ ਚ, ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਔਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਝੰਜਟ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ F×S ਔਰ ਸਟੋਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ, ਫੋਰਸ ਔਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਈ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਦਾ ਫੋਰਸ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜੋ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ S ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ, AC ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ AB ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਦੱਸਦਾ। ਦੇਖ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਔਰ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਸ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। cos ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? B/H। B ਕਿੰਨਾ ਹੈ? AB। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਨੇ ਆਪਾਂ cos ਥੀਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। B ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? AB। H ਕਿੰਨਾ ਹੈ? AC। S ਲਿਖ ਲੈ, S ਹੈ H ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ cos ਥੀਟਾ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ AB ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? S cos ਥੀਟਾ। ਵਰਕ ਡਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਪਰ F×AB, ਤਾਂ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਸ। ਇਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜੋ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਇਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਉਹ ਉਸ ਦਿਵਿਆਮ ਇੱਧਰ ਦੇਖ
ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਉਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਵਰਕ ਡਨ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਇਨਟੂ the component of displacement along the direction of force। ਤਾਂ ਉਹਦਾ component मतलब angle calculate करो। हाँ ਹੁਣ अगला केस है जेड़ा केस 2 ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੈ देखो, by finding the component of force along the displacement। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, by finding the component of displacement along the force। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ displacement ਨੂੰ force ਦੇ along find out ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਆਨਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਬਸ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਸ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਂजेस ਆਣਗੇ ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ 101% ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ W is equal to FS cos theta। ठीक है, चलो इन्हों शुरू करते हैं रीडिंग करना। देखो उन्होंने लिखे है PA, तुसी PA नूं उरे देख सकते हो, उरे आ गया PA। PA की है रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, यानी कि फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर। क्लियर हो गया, अगे रीडिंग करो। एंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, then the component of the force in the direction of the displacement। लेकिन डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है, देखो फोर्स लग रही है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ। हुण उन्होंने की कीता, फोर्स इस तरफ सी डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, उन्होंने फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के विचकार एंगल बनाता। देखो उरे इस जगह पे, समझ आया। हुण अगे रीडिंग करो। इस ਨੂੰ शो कर रहे थोड़ा ਜਿਹਾ एक्सटेंड करके, वैसे तो डिस्प्लेसमेंट A तो C तक हुई है लेकिन इन्हों थोड़ा जिहा एक्सटेंड करके उन्हें दिखाया NA दे अलोंग डिस्प्लेसमेंट हो रही है। आ गया समझ, फोर्स लगा रहे सी PA दे अलोंग और डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे सी NA दे अलोंग और इन्हां दोनों दे विच एक एंगल बना के दिखाता थीटा, जिन्हों कंपोनेंट नूं असीं फाइंड आउट करना है। इत्थे तक पहला पैराग्राफ क्लीयर है, अगे रीडिंग शुरू करो। नहीं क्लियर तो देख ले दोबारा। PA रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स नूं, क्लियर है। NA रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट दी डायरेक्शन नूं, ये भी क्लियर है। ते असीं वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं इन्हां दोनों दे विचकार एंगल नूं फाइंड आउट करके। नहीं उहदी डायरेक्शन नूं शो कर रहे हैं। ठीक है, NA उन्होंने बोलिया NA किस चीज नूं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, इस तो इलावा और कुछ नहीं है। डिस्प्लेसमेंट दा AC दे ऊपर हुई है, ये छोटा जिहा एरो ड्रॉ किया सिर्फ डायरेक्शन नूं रिप्रेजेंट करने वास्ते, इस तो इलावा कुछ नहीं। अगे रीडिंग चलते। हुण तरुण क्लियर है, अगे पढ़ते हैं। देयरफॉर द वर्क डन की रहेगा, देखो उन्होंने की लिखा है वर्क डन NA मल्टीप्लाई AC। NA की है डिस्प्लेसमेंट, देखो उन्होंने लिखे भी अगे NA की है डिस्प्लेसमेंट। असी वर्क डन किवें कैलकुलेट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दे विचकार दा एंगल कैलकुलेट करके, और इत्थे आपां डिस्प्लेसमेंट नूं की मान लेंदे आ S, यानी कि आपां ने इस S दी वैल्यू कैलकुलेट करके और जा कह रहे हैं NA गलती नाल बोल गया S, NA दी वैल्यू नूं लिख के उरे बस फिल करांगे, क्वेश्चन खत्म। चलो देखो जरा ध्यान नाल, ये छोटे जे ट्रायंगल दे अंदर अगर तुसी देखदे हो तां की लगेगा, 90 डिग्री दे सामने की हुंदा है हाइपोटेन्यूज, एंगल दे सामने की हुंदा है परपेंडिकुलर, और ये जो बच गया वो की है बेस। cos थीटा किवें लगदा है B/H दे नाल, B की है NA, HA की है PA इज इक्वल टू cos थीटा। NA दी वैल्यू मैं कैलकुलेट करनी है, की आ जाएगा PA मल्टीप्लाई cos थीटा। PA की है उन्हें बोलिया सी ना, PA इज द मैग्नीट्यूड, जदों तू तरुण कहा सी मैनू क्लियर नहीं है
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਨਾ PA ਕੀ ਹੈ, ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਫੋਰਸ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, F ਮਲਟੀਪਲਾਈ cos ਥੀਟਾ। ਤਾਂ NA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ, NA ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ F cos ਥੀਟਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ S। ਇਹ FS ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਖ ਲਿਆ FS cos ਥੀਟਾ। ਦੇਖੋ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल फाइंड आउट करो, चाहे तुसी डिस्प्लेसमेंट और फोर्स च एंगल फाइंड आउट करो, एंड रिजल्ट तुहाडे कोल सेम आना। मैं दोबारा बोल देना, जिन्ना भी आपां हुण तक कीता एग्जाम च कदी नहीं पुछणगे, जिन्ने भी इस चैप्टर चो पूरे भर के न्यूमेरिकल्स आंदे ने, ठीक है, मतलब पूरा पेपर न्यूमेरिकल्स नाल भरिया होएगा वर्क चैप्टर दे अकॉर्डिंगली। और सारे न्यूमेरिकल्स करन लई सिर्फ आ चीज तुहानूं समझ आनी जरूरी है। ये मैं जो कराया ऑप्शनल है, तुसी करना चाहते हो बहुत अच्छा, मैं भी तुहानूं कराता, पर ये कभी कोई एग्जामिनर पूछेगा नहीं, ठीक है। अगला टॉपिक रीड करो। हुण तुसी एक छोटा जिहा नोट बनिया होया है, एक मिनट इन्हां नूं भी दसदा। ये 3 पॉइंट देखो, जिन्ना भी हुण तक पढ़िया इधरों तुहानूं बस 3 चीज़ां पता होनी चाहिए ने न्यूमेरिकल नूं कैलकुलेट करन वास्ते। ये सब भुल जाओ। हाँ मैं समझाया जो मार्कर कितने, तुहानूं सिर्फ 3 चीज़ां पता होनी चाहिए ने वर्क डन नूं अगर तुसीं कैलकुलेट करना है। तो पहली चीज़ है फोर्स, कितनी फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट, और इन्हां दोनों दे विचकार कोसाइन दा एंगल, कोस दा एंगल। बस इन्हां तीनों चीज़ां नूं मल्टीप्लाई कर दो, तुहाडे कोल वर्क डन आ गया। समझ आ गया। हुण आपां एक नोट रीड कर रहे हैं, उन्होंने देख लो। ये जिन्ना भी कराया उत्थे तक दी समरी सीगी। हुण वो कहंदा वर्क डन है ना जो, वो स्केलर क्वांटिटी है। इहदी ज़्यादा डिटेल तो 12th क्लास च आएगी जदों वैक्टर चैप्टर मैं तुहानूं समझावांगा। हाले छोटी जी डिटेल है, तां एक छोटा जिहा बॉक्स बन के आया। हाले छोटी चीज़ देखो, पहला तुहानूं पता होना चाहिए फोर्स एक वैक्टर क्वांटिटी है। पता है क्यों है वैक्टर क्वांटिटी? नहीं जी, यार हाफ आंसर है। इधर देखो, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कांस्टेंट क्वांटिटी है, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ए दा मतलब की है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर पता तुहानूं की होंदा है? वेक्टर वो क्वांटिटीज होंदियां ने जिन्हां दे विच मैनूं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस दोनों पता होण। अगर मैं एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट करा तो आंसर आता है मेरे को वेक्टर। तो इसलिए फोर्स की है वेक्टर क्वांटिटी। अगला की है वर्क डन के फॉर्मूले च अगला की आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी 9th का पहला चैप्टर सीगा, उत्थे दस्सिया गया सी डिस्प्लेसमेंट की होंदा है अ डिस्टेंस कवर्ड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन पता लग ही गई है बच्चे नूं तो की बोलेगा डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट किया जाए, इहदे लिए हाले डाउट ना पूछना, ये क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, 12th च आंदा है। हाले तुसी सिर्फ इन्ना को याद कर लो, जदों दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, मतलब मल्टीप्लाई होता है एक तरह का, डॉट प्रोडक्ट किया जाता तो आंसर आता स्केलर। तो इसलिए वर्क डन की बन गया स्केलर क्वांटिटी। अगर तुहाडे तो एग्जाम च टीचर पूछदी है भी वर्क डन स्केलर क्यों है, तो तुसी बोलोगे वर्क डन के फॉर्मूले च देखो फोर्स आंदी है तो डिस्प्लेसमेंट आंदी है, दोनों दी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज ने, और दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होंदा है। और वो क्यों होंदा है वो पूछ नहीं सकती तुहाडे तो, देखो बुक च भी नहीं गिवन होएगा, मैं तुहानूं पढ़ांदा। आखिरी लाइन पढ़ लो, बस आखिरी लाइन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर क्वांटिटीज इज स्केलर लिखा हुआ है। इस तो इलावा कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि इस तो इलावा क्लास है अगली 12th क्लास दे विच चैप्टर है पूरा वेक्टर क्वांटिटीज, उहदे अंदर भर के डिटेल च दसांगा। ठीक है, अगे पढ़ो। देखो बुक दोबारा रिवाइंड करवा रही है वही सारी चीज़ों जो मैं हुणे हुणे लिखिया सी। की कह रहे हैं, कहता वर्क डन नूं कैलकुलेट करन दा की तरीका है। तुसीं ध्यान दिता, बुक भी वही सारिया चीज़ों बार बार बोलती रहती है, जिन्हों मैं बार बार बोलता रहना, बुक भी तो बोलती रहती है ताकि तुहानूं लर्न हो जाए। देखो किहड़ी चीज़ां, वर्क डन डिपेंड करता है टोटल 3 चीज़ों के ऊपर। किहड़ी किहड़ी? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पहली चीज़,
ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ, ਔਰ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਰਕ ਡਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਹੀ ਪੜਾਂਗੇ, ਅਗਲੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੁੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੱਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਇੰਨਾ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੋਲ ਇੱਧਰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਆਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਪੜੋ ਜਰਾ ਕੇਸ 1 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰੋ। ਇਫ ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਫੋਰਸ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤਰੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਉसी डायरेक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ डायरेक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ? अंडा 0। समझ आ गया? मेरी गल ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। अगर डिस्प्लेसमेंट उसी डायरेक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ डायरेक्शन ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨਾਂਗੇ? 0। और ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸਲੀਨਾ ਨੇ? Fs cos थीटा, ਤੇ ਇੱਥੇ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਕੀ ਭਰ ਦੋ? 0 ਡਿਗਰੀ। और 9th ਚ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਨਾ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? cos 0 ਹੁੰਦਾ 1। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? F × S। समझ आ गया? नहीं उल्टा नहीं बोलता मैं कभी। समझ आ गया ਤੁਹਾਨੂੰ? मतलब थीटा 0 ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਫੋਰਸ ਐਂਡ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋਗੇ? 0 ਡਿਗਰੀ। ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਗਾਓਗੇ Fs cos थीटा, थीटा ਕਿੰਨਾ ਭਰੋਗੇ? 0। cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ? 1। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਿੰਪਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, पर ਹੁਣ 8th ਚ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬੈਠੇ ਹੋ, 10th ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਲਿਖੋਗੇ, ਫਿਰ ਲਿਖੋਗੇ ਐਂਗਲ 0 ਹੈ, ਫਿਰ cos 0 1 ਹੁੰਦਾ, ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ वही 8th ਕਲਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਤੱਕ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ 8th ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ F × S, ਉਹ ਸਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਲੇਜ ਹਾਫ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ cos ਥੀਟਾ 0 ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਵਰਕ ਡਨ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, F × S ਹੁੰਦਾ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।